हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी हो? ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? हो बहुत बढ़िया, अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे और सभी सब्जेक्ट में लगभग लगभग आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। इसी उम्मीद के साथ में आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो लेक्चर जो इस क्वेश्चन आंसर के ऊपर बना लिए हैं, जिसमें हम क्लास 10th की क्वेश्चन आंसर सारे के सारे डील करने वाले हैं। अभी मैंने आपको 19 क्वेश्चन आंसर 19 क्वेश्चन आंसर जो है समझा दिए, जिसमें हम एन फ्रैंक तक का चैप्टर जो है प्रोज वाले उन चैप्टर को डील कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एन फ्रैंक के शायद 2 या 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो उनको डील करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर को हम देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है जिनको लगता है कि क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी क्वेश्चन आंसर है, इनको याद करना, इनको एग्जाम में लिख पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर उन सारे आंसरों को इतना शॉर्ट करके और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करिए ताकि आप एक बार वीडियो को देखोगे आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे वन बाय वन। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आंसर जो उनको डील करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। चलिए, अपना पहला क्वेश्चन लिखा है कि वाई वॉज मिस्टर किसिंग जो है वो एनोएड थे, मतलब चिड़े हुए थे। किससे बेटा? एन से। और वो डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उससे क्या करने के लिए कहा। ठीक है, क्या होता है क्लास में कि एन जो है बहुत ही ज्यादा बातें करती है ना, बंदी नहीं होती है लाख मना करने के बावजूद भी। तो उसके जो मैथ्स वाले जो टीचर है मिस्टर किसिंग जो है वो एनो हो जाते हैं और उसको पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा वर्क देते हैं ऐसे लिख के आने के लिए। और किस टॉपिक के ऊपर? चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर उसको निबंध लिख के आने के लिए बोलते हैं। अच्छा, इसी सीक्वेंस में अगर बात करें इस चैप्टर की, तो उसमें उन्होंने उसको 3 बार पनिशमेंट दिया था। 3 बार अलग अलग टॉपिकों के ऊपर उसको कुछ लिख के आने के लिए बोला था। तो मेरा आपके लिए होमवर्क में यही है कि आप उन तीनों टॉपिकों को बताइए कि किन किन टॉपिकों के ऊपर एन फ्रैंक जो है उसने लिखा था। 2 बार इसे लिखा था और 1 बार उसने पोएम लिखी थी। तो उन तीनों टॉपिकों को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा मेरे को। मेरे को भी तो पता चले कितने बच्चों की इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो इसके बाद मैं तो बताऊंगा इसी नेक्स्ट वीडियो में आपको उन तीनों पोएमों के नाम बताऊंगा या जिन जिन टॉपिकों के ऊपर उसने लिखा उसके बारे में बताऊंगा। अभी आप कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कीजिए किन किन टॉपिकों के ऊपर एन फ्रैंक ने लिखा था। अभी बात कर लेते हैं अपने आंसर की। तो हमने लिखा है कि एन वॉज वेरी टॉकटिव, यानी एन क्या थी बेटा? बहुत ही ज्यादा बातें करने वाली थी, है ना। सो इसीलिए मिस्टर किसिंग जो है ना, उनके टीचर वो वॉज एनोइड। वो क्या था बेटा? एनोइड थे, चिड़े हुए थे। किसके साथ में? विथ हर। हर किसके साथ में? मतलब उस एन के साथ में। एन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसको क्या दिया था बेटा? एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था एज अ पनिशमेंट। किसके रूप में बेटा? पनिशमेंट के रूप में। ठीक है, तो ये है आंसर। एक बार फिर से इसको देखते हैं। 2 लाइन में है आंसर, लेकिन कोशिश करते हैं इसको आसान तरीके से समझने की और इसको समझ ले कम से कम इसकी। तो हमने प्रश्न में पूछा था कि वाई वॉज मिस्टर किसिंग जो है वो एनोएड थे बेटा, किसके साथ में? एन से। और फिर एक और लिखा है कि व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा। एन फ्रैंक से वो एनोएड क्यों थे और उन्होंने एन को क्या करने के लिए कहा? तो हमने लिखा है कि मिस्टर किसिंग जो है, एन जो है ना, वो कहती बहुत ही ज्यादा टॉकटिव थी। वो टॉकटिव मतलब बहुत ही ज्यादा बातें करने वाली थी। सो इसलिए मिस्टर किसिंग जो है वो क्या था बेटा? एनो थे। किसके साथ में बेटा? एन से। साथ में नहीं है, मतलब एन से के सेंस में। एन से वो एनो थे। एंड गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसको क्या देते बेटा? एक्स्ट्रा होमवर्क देते एज अ पनिशमेंट के रूप में। तो दोनों ही का आंसर हो गया कि भाई वो एनो क्यों थे? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टोकती थी, उनकी बात सुनती नहीं थी। और दूसरा, पनिशमेंट के रूप में क्या मिला उसको? एक्स्ट्रा वर्क मिला, निबंध लिख के आने के लिए उसको बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही लाइनें हमें याद करनी पड़ेगी। इसमें ऐसी कुछ बातें नहीं है जो प्रश्न से हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। स्टोरी मैंने समझा दी है, कोशिश करना आप लिख लिख के याद करो। अच्छा, बड़ी स्पेलिंग की बात करें तो एक है पनिशमेंट, तो इसको देख ऐसे कर लेना, पनिश पनिशमेंट। ठीक है, PUNISHMENT। ठीक है, 3 टुकड़ों में स्पेलिंग बन जाएगी। इसके बाद होमवर्क तो हमें पता है इसी एनोइड की स्पेलिंग देखना, ए नो एन एन नो येट। ऐसे कर लो इसको, एन नो येट। ऐसे 3 टुकड़ों में इसको हम याद कर लेंगे। टॉकटिव की स्पेलिंग टॉकटिव कर लो इसको 2 टुकड़ों में। इसके बाद और तो सब ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस आंसर को कितने टुकड़ों में याद करेंगे? तो एन वॉज वेरी टॉकटिव, यहां तक कर लो। सो मिस्टर किसिंग वॉज एनोइड विथ हर एंड गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट। ऐसे इसको 3 टुकड़ों में हम आंसर को याद कर लेंगे। देन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है कि हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एन, यानी मिस्टर किसिंग जो है उन्होंने एन को कैसे पनिशमेंट दिया। हाउ यानी कैसे, पनिशमेंट उसको कैसे दिया ये हमें बताना है। तो भाई पनिशमेंट कैसे दिया था? अभी मैंने बता दिया कि उसको निबंध लिख के आने के लिए बोला गया था। ये काम को तो बहुत ही ज्यादा बातें करती ना, तो इसी टॉपिक के ऊपर निबंध लिखते हैं ना, तो ये उन्होंने कहा था। और फिर एक और प्रश्न इसी में मैंने लिखा है कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डिड एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। एन ने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा था ये हमें बताना।
इनका जो फर्स्ट एसे है वो कौन से टॉपिक के ऊपर वो बना के लाई थी और टीचर ने उसको बोला था। ये दो प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए कि हाउ डिड मिस्टर किसिंग जो है वो पनिश करते हैं इसको बेटा, एन फ्रैंक को। एन फ्रैंक को मिस्टर किसिंग जो है वो कैसे पनिश करते हैं, तो पनिश करने का तरीका क्या था बेटा, उसको ऐसे दिया गया था। और अगला है कि व्हाट डिड एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, और एन ने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा था, तो ये दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। अच्छा एक और गुड न्यूज मैं बताऊं ना, अभी जो हमने आंसर याद किया ना, यही इसमें डाल के आ जाओ और एक छोटी सी लाइन नीचे लिख के आ जाओ, आपका आंसर बन जाएगा। मैंने ना सब जुगाड़ करने का काम किया है ताकि आसानी से आपको याद हो जाए और आपके नंबर भी कंप्लीट आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन आंसरों के नंबर नहीं आएंगे। श्योर है, अगर वीक बच्चे हैं आपको पासिंग मार्क्स तक जाना है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे हैं आपके लिए। अगर इनमें से हमारे क्वेश्चन आंसर बैठ जाते हैं, 7-8 आंसर भी हम लिख के आ जाते तो 15 नंबर के आसपास हमारे क्वेश्चन आंसर से बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने सब कुछ ऐसा बनाया है कि भाई आपकी नैया जो है पार हो जाए। ठीक है, तो आगे करते हैं स्टार्ट इसके आंसर को। एन वॉज वेरी टॉकटिव, एन क्या थी, बहुत ही ज्यादा टॉकटिव थी। सो इसलिए मिस्टर किसिंग वॉज एनोइड, इसलिए मिस्टर किसिंग जो है वो क्या थे, एनोइड थे विथ हर। एंड यहाँ पर एंड कर लेना, एंड गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसको क्या देते बेटा, एक्स्ट्रा होमवर्क देते टू राइट एन एसे, इसके लिए ऐसे लिख के आने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने लिखा है ऑन चैटरबॉक्स, यही वर्ड याद रखना है, यही आंसर मैंने यहाँ चिपका है ऐसा ऐसा। और यहाँ पर सिर्फ ऐसे के बाद क्या लिखा है, ऑन टॉपिक लिख दिया, किस टॉपिक के ऊपर दिया था, चैटरबॉक्स लिख दिया एज अ पनिशमेंट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कि पनिशमेंट में उसको क्या मिला था, क्या दिया था, कैसे पनिशमेंट दिया था, या क्या लिख के आई हो फर्स्ट एसे में। तो इन दोनों आंसरों का दोनों प्रश्नों का आंसर सेम हो जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, यहाँ पर अपना एन फ्रैंक की स्टोरी फिनिश हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसमें हम ग्लिम्पस ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर 3 स्टोरियां हैं, एक तो बेकर वाली है, एक कुर्ग वाली है और एक टी वाली है। ठीक है, बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम, ऐसे करके हम 3 स्टोरी है, इनको हम पढ़ेंगे। ये भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। ये है तीनों की अलग अलग अपनी अपनी स्टोरी है, तो मैं आपको शॉर्ट में जहां पर क्वेश्चन आंसर है उसके बेस की स्टोरी आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, यानी एल्डर्स जो है बेटा कहाँ के, गोवा के, ये नॉस्टैल्जिक है किसके बारे में, व्हाट आर है ना, व्हाट आर द एल्डर्स, यानी एल्डर्स जो है इन गोवा, यानी गोवा के अंदर जो एल्डर्स है वो नॉस्टैल्जिक है, किसके बारे में हमें बताना अबाउट। अब नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि हम जब पुरानी यादें जो उनको याद करते हैं ना, और एक हम सैडनेस वाली और पुरानी बातों में खो जाते हैं, यादों में खो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। तो ये जो गोवा के एल्डर जो है ना किसके बारे में नॉस्टैल्जिक है, तो भाई वहां की बात अगर हम करें तो गोवा में ब्रेड मेकिंग जो है इसका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा था पहले के समय में। कब, जब पुर्तगाली लोग जो वहां पर रहते थे उस समय ब्रेड मेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था। और वहां के लोग जो है ना उस समय जो गोवा में रहते थे वो लोग भी उसमें ब्रेड को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। तो अब समय परिवर्तित हो गया है ना, समय चला गया है, वो समय अब नहीं रहा। तो अब वहां के लोग जो है ना, जो पुराने लोग हैं वो उन्हीं पुराने ख्यालों में खोए हुए हैं, और वो याद करते हैं उस जमाने में, हमारे जमाने में ये हुआ करता था, ब्रेड खाया करते थे, ब्रेड की दुकानें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी फर्नेस जो है वो हुआ करते थे, मिक्सचर हुआ करते थे, वो सारी बातें याद कर रहे हैं और उनसे क्या हो रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर मैंने लिखा है इसमें, आप देखना आंसर, द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, इन गोवा के एल्डर्स जो है वो नॉस्टैल्जिक थे अबाउट किसके बारे में, यहाँ से याद करना है, ओल्ड पुर्तगीज डेज एंड देयर लव फॉर ब्रेड, यानी अपना ओल्ड पुर्तगीज डेज जो था उसके बारे में नॉस्टैल्जिक है, और उनका जो ब्रेड के प्रति जो लव है उसके बारे में वो क्या है बेटा, नॉस्टैल्जिक है। उनको ब्रेड की भी याद आ रही है और जो पुर्तगीज दिन थे उनकी भी वो याद कर रहे हैं। यहां तक तो मैंने प्रश्न में से लिखा था, द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, ऐसा ऐसा मैंने लिखा है। और अबाउट के बाद क्या लिखा है, ओल्ड पुर्तगीज डेज, यानी वो पुराने पुर्तगालियों के दिन जो थे, उस समय पुर्तगालीज लोग रहते थे भारत में, उनकी कॉलोनियां बनी हुई थी, और उस समय जो ब्रेड मेकिंग का बिजनेस चलता था उसके बारे में वो नॉस्टैल्जिक है। एंड देयर लव फॉर ब्रेड, और ब्रेड के लिए जो उनका लव है इसके बारे में वो नॉस्टैल्जिक। स्पेलिंग की बात कर लेते हैं, तो पुर्तगीज की स्पेलिंग बहुत ही डिफिकल्ट लग रही होगी आपको, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में याद कर लेंगे। कैसे, पुर्तगीज, ठीक है, ऐसे 3 टुकड़ों 4 टुकड़ों में हम कर लेंगे। कैसे, पीयूआर पुर्तगीज, ये स्पेलिंग बन जाएगी कैसे, पुर्तगीज, ठीक है, पुर्तगीज। इस टाइप से हम इस स्पेलिंग को आसानी से डील कर लेंगे। इसके बाद और तो कोई स्पेलिंग इसमें ऐसे नहीं है जो डाउटफुल हो, नॉस्टैल्जिक तो हमें प्रश्न में से मिल जाएगा। अच्छा, हमें प्रश्न जब याद नहीं रहेगी प्रश्न कौन सा आएगा क्या नहीं रहेगा, तो याद रखना गोवा और नॉस्टैल्जिक, ये यहां से आप पकड़ लेना कि गोवा और नॉस्टैल्जिक की बात आए तो ये लिखेंगे पुर्तगीज डेज वाला। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हाट डिड बेकर वियर इन पुर्तगीज डेज, यानी पुर्तगीज दिन जब वो थे और जब पुर्तगाली लोग भारत में रहते थे उस समय वो जो बेकर लोग जो हुआ करते थे, जो बेकरी का काम करते थे, ब्रेड बनाने का काम करते थे ना, वो लोग क्या पहनते थे, उनका पहनावा कैसे था, ये हमें बताना। तो वो एक सिंगल पीस फ्रॉक पहनने का काम करते थे, जिसको भी क्या बोला जाता था, कबे नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हमने लिखा है कि बेकर
वोर, अच्छा वियर का मैंने वोर कर दिया, डिड था इसलिए। बेकर वोर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यानी बेकर जो है वो क्या एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे, और कोल्ड उसको क्या कहा जाता था बेटा, उसको कहा जाता था कबे, KABIA, वो पहनते थे इन पुर्तगीज ड्रेस। ठीक है, सिंपल सा आंसर है कि बेकर वोर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। बेकर क्या करते थे बेटा, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे, जिसको क्या कहा जाता था बेटा, कबे कहा जाता था, कब, पुर्तगाली दिनों में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वेयर इज कुर्ग। और ये दो ही आंसर मेरे को ऐसे लग रहे हैं इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछ सकता है बेकर वाले चैप्टर से। अब बात करते हैं कुर्ग से। पहला लिखा है इसने वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां पर है, तो हमने लिखा है कि कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। इसको बेंगलोर ना बोल के मैंगलोर बोल रहे हैं, और ये है बेटा अपना मैसूर। तो ये कुर्ग जो है ना, मैंगलोर और मैसूर इन दोनों के बीच में सिचुएटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस है, जो हिल स्टेशन भी माना जा सकता है। वहां की सुंदर छटाई बहुत ही फेमस है, और वो प्लेस जाना इसी के लिए जाता था, ब्यूटीनेस के लिए। ठीक है, तो ये बेटा कहाँ स्थित है, मैंगलोर और मैसूर के बीच में, और वाइल्ड लाइफ भी बहुत बढ़िया वहां की। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। सिंपल सा आंसर है, तो लगभग अधिकांश बच्चों को याद भी होगा। अगला है वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन, यानी कुर्ग को हेवन से, हेवन बोले तो स्वर्ग से, इसे क्यों कंपेयर किया गया, तुलना करके। तो कुर्ग किस हेवन से तुलना करने के पीछे एक लॉजिक है सिर्फ और सिर्फ, वो क्या है कि वहां की नेचुरल ब्यूटी, वहां की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही तगड़ी है, इसलिए उसको हेवन मान दिया गया। अगर हम यहाँ से चले जाते कुर्ग में, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए, यहीं रुक जाए। ठीक है, देखना हमने आंसर लिखा है कि कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन, यानी कुर्ग जो है उसको किससे कंपेयर किया गया बेटा, हेवन से। फिर आगे लिखा है फॉर किसके लिए, फॉर इट्स, इसकी, इट्स मतलब किसकी, कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी के लिए, फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के लिए कुर्ग को क्या माना गया बेटा, हेवन माना गया। तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अपना कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, यानी हमें क्या करना है, कुर्ग जो है उसकी वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ मतलब वहां का वन्य जीवन कैसा है, उसको हमें डिस्क्राइब करना। तो ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, लेकिन मैंने बनाया ऐसा है वही वाला जुगाड़ तरीके से कि पुराने वाले जो आंसर हमने याद किए उनमें से बहुत सारी बातें इसमें बैठ जाएगी, और कुछ एक बातें हमें नहीं डाल देनी, अपना काम हो जाएगा। तो हमने लिखा है कि कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। ठीक है, पहले हमने लिख दिया कि भाई इसने वाइल्ड लाइफ पूछी थी कुर्ग की ना, तो हम थोड़ा सा माइंड से काम करेंगे, पहले कुर्ग कहाँ है वो बता देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वो क्यों फेमस है वो वाली लाइन भी हम लिख देते हैं, और फिर हम इसकी वाइल्ड लाइफ को एक दो सेंटेंस में लिख के फिनिश कर देंगे, तो थोड़ा आंसर भी लेंथी हो जाएगा। कम से कम हमें 3 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे इसके। और अगर आप फेल होने वाली कंडीशन में होंगे ना, अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम होंगे, तो आपको 3 नंबर भी वो दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर भी सोचते हैं बच्चा पास हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर, इन कुर्ग जो बेंगलोर और मैसूर के बीच में सिचुएटेड है। इट इज कंपेयर टू हेवन, इसको कैसे कंपेयर किया गया बेटा, हेवन से। फॉर किसके लिए, फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, किसके लिए बेटा, इसकी नेचुरल ब्यूटी जो इसके लिए कुर्ग को हेवन से कंपेयर किया गया। देन आगे लिखा है इट इज होम ऑफ मेनी स्पेसीज, यानी ये क्या है बेटा, होम है। ठीक है, इसका बहुत सारी स्पेसीज का, प्रजातियों का, एंड एनिमल्स, और बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स जो है इनका क्या है बेटा, कुर्ग अपना होम है। वहां पर बहुत सारे प्रकार की प्रजातियां अपने भाई मेडिसिन से रिलेटेड, हर्ब से रिलेटेड, और एनिमल्स बहुत सारे वहां पर रहते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। इसके बाद लिखा है वी कैन सी, हम यहाँ पर किस किस को देख सकते हैं, वी कैन सी किंगफिशर, ठीक है, इसको देख सकते हैं, स्क्वायरल्स इनको देख सकते हैं, लंगूर्स को भी हम देख सकते हैं, बीज को देख सकते हैं, बटरफ्लाइज को देख सकते हैं, एलिफेंट को देख सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे हमें एनिमल्स के नाम लिखते हैं ना, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है अपना, काफी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश करी है। कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन बैंगलोर एंड मैसूर, कुर्ग जो है बेंगलोर और मैसूर के बीच में सिचुएटेड है, ये हमने पहले आंसर को लिख दिया। फिर दूसरा लिखा है इट इज कंपेयर टू हेवन, इसको कंपेयर किया गया हेवन से, किसके लिए बेटा, फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए इसको हेवन से कंपेयर किया गया। फिर आगे लिखा है इट इज होम ऑफ मेनी स्पेसीज, यानी क्या है बेटा, होम है। ठीक है, किसका, बहुत सारी स्पेसीज का, स्पेसीज बोले तो प्रजातियों का, बहुत सारी प्रजाति के वन्य जीव वहां पर पाए जाते हैं, और एनिमल्स जो है वहां पर पाए जाते हैं। वी कैन सी, हम देख सकते हैं यहाँ पर किंगफिशर को, स्क्वायरल्स को, है ना, लंगूर्स को, बीज को, बटरफ्लाइज को, और एलिफेंट्स को हम वहां पर आसानी से देख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे याद करने के लिए, वैसे इन दोनों को अगर आपने पहले याद कर लिया तो यहाँ 2 सेंटेंस में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। अब यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसको टुकड़ों टुकड़ों में हम याद कर लेंगे। तो इट इज होम ऑफ मेनी स्पेसीज एंड एनिमल्स, ठीक है, इट इज होम ऑफ, कर लो इसको ऐसा करो, इट इज होम ऑफ मेनी स्पेसीज एंड एनिमल को दूसरे पार्ट में याद कर लेना। फिर यहाँ तो सिर्फ नाम ही लिखना, किंगफिशर, स्क्वायरल, लंगूर, एलिफेंट, बी, बटरफ्लाइज एटसेट्रा करके फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो काफी इजी हो जाएगा ये। अब बात करते हैं इसकी स्पेलिंग की, कहाँ कहाँ डाउटफुल स्पेलिंग हमारी बन सकती है। तो हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग है जो डाउटफुल बनेगी आपके लिए, तो उनको हम डील कर लेते हैं। वैसे एलिफेंट तो आप लिख ही लोगे, ELEPHANT बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बटरफ्लाइज को देखते हैं।
तो देखना बट ब्यूटी, बट टर और फ्लाइज, ऐसे कर लो इसको, बट ब्यूटी, बट टर TER और फ्लाइज FLIES फ्लाइज, ठीक है। बीज भी हो जाएगा। इसके बाद लंगूर, लंगूर्स, ठीक है, LANGU और फिर RS, लंगूरस, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, LANGU गु और रस, लंगूरस, ऐसे हम आसानी से याद कर लेंगे। स्क्वायर कर लेंगे स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स, ऐसे दो टुकड़ों में इसको याद करेंगे, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके बाद किंग फिशर, देखना किंग फिशर, फिशर, ठीक है, किंग फिशर, ऐसे किंग फिशर्स, ठीक है। इसके बाद स्पेसिस का देखना, स्पेसीज, स्पेसिस कर लेना, एनिमल हो जाएगा, बाकी तो कोई स्पेलिंग ऐसी नहीं जो डाउटफुल है, ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। देन आगे चलते हैं कि व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी टी गार्डन। अपना चैप्टर चेंज हो जाता है, अपना टॉपिक चेंज हो जाता है, यहाँ से टी फ्रॉम आसाम के चैप्टर आ जाते हैं। इसमें टी जो है इसके बारे में बताया गया है, राजवीर और प्रांजल ये दोनों स्टूडेंट है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासमेट है, और ये प्लानिंग बना रहे हैं अपने घर वापस आने की। एक फ्रेंड जो है दूसरे फ्रेंड को अपने साथ में लेकर अपने घर पे ला रहा है, आसाम लेके आ रहा है, और वो ट्रेन में बैठे हुए और चाय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और वो जब आसाम पहुंच जाते हैं तो क्या फीलिंग रहती है उनकी, इस चैप्टर के अंदर इसमें बताया गया है। मैं चैप्टर की स्टोरी लाइन के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली शॉर्टकट हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड स्टोरी आपको समझा देता हूँ। तो भाई अपना पहला प्रश्न था कि व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी टी गार्डन, यानी राजवीर जो है, ये राजवीर जो है दिल्ली में ही रहने वाला है, ठीक है। और एक और बात करते हैं, एक और नाम की यहाँ पर प्रांजल, ये प्रांजल जो है ना बेटा, ये यहाँ का आसाम का लोकल बॉय है, यहीं से वो दिल्ली पढ़ने के लिए गया है। तो भाई इस प्रश्न में पूछा था कि वाई वाज राजवीर, राजवीर जो है ये वो एक्साइटेड था टू सी टी गार्डन, यानी टी गार्डन को देखकर अपना राजवीर जो है वो एक्साइटेड क्यों हो जाता है, बेटा दिल्ली में रहने वाला है, कभी इसने खेत नहीं देखे, कभी इसने पौधे नहीं देखे अपने टी के, तो वहां जाके देखता है तो हो जाता है एक्साइटेड, वाओ क्या ब्यूटीफुल सीनरी है यहाँ पर, तो ये देख के वो एक्साइटेड हो रहा है। तो हमने देखा है कि राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी टी गार्डन, यानी राजवीर जो है वो क्या बेटा एक्साइटेड है किसको देखकर, टू सी टी गार्डन, यानी टी गार्डन को देखकर। क्यों है बेटा, यहाँ से याद करना, बिकॉज ही हैड नेवर सीन बिफोर, क्योंकि उसने पहले इन टी गार्डन को कभी नहीं देखा था, तो इसलिए वो इनको देखकर क्या बेटा एक्साइटेड है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, हमें यहाँ बिकॉज से याद कर लेना, बिकॉज ही वॉज बिकॉज ही हैड नेवर सीन बिफोर, क्योंकि उसने कभी भी टी गार्डन को पहले नहीं देखा था, इसलिए वो क्या बेटा एक्साइटेड है। दूसरा प्रश्न था कि व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, यानी प्रांजल जो है वो राजवीर को अपने एक्साइटमेंट को शेयर क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रांजल जो है वो भी उस टी गार्डन को देख रहा है, लेकिन वो जितना राजवीर एक्साइटेड है इतना प्रांजल एक्साइटेड नहीं है, ऐसी बात क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने ये प्रांजल जो है बेटा ये वहां का लोकल बॉय है, इसके टी गार्डन की सीनरी जो है वो कॉमन है, इसलिए वो एक्साइटेड नहीं है। तो हमने वही लिखा है कि प्रांजल डिड नॉट शेयर हर एक्साइटमेंट हिज एक्साइटमेंट बिकॉज, यहां से याद करना आपको, बिकॉज ही वॉज फेमिलियर विथ इट, क्योंकि वो क्या था इनके साथ फेमिलियर था। यहां से तो मैंने इसको प्रश्न में से लिखा है कि प्रांजल डिड नॉट शेयर, डिड को उठा के आगे रख दिया है, शेयर राजवीर को हटाकर मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, हिज लिख दिया है, डबल नाम ना लिख के मैंने हिज लिख दिया, शेयर हिज एक्साइटमेंट, बिकॉज के बाद हमने लिखा है कि ही वाज फेमिलियर विद इट, क्योंकि वो इनके साथ में फेमिलियर था। तो अभी हमने 28 क्वेश्चन को डील कर लिया, मैं 2 क्वेश्चन और इसी वीडियो के अंदर करा देता हूँ, फिर 30 के आगे के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी लीव्स, यानी टी लीव जो है चाय की पत्तियां जो है इनकी डिस्कवरी यानी खोज के बारे में, कैसे ये चाय की पत्तियां जो है इनका आविष्कार हुआ, इसके बारे में अपनी चाइनीज लीजेंड जो है ये हमें बताना है कि व्हाट इज चाइनीज लीजेंड। चाइनीज लीजेंड क्या थी बेटा, अबाउट किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ टी लीव्स, यानी टी लीव जो है इनकी डिस्कवरी के बारे में चाइनीज लीजेंड क्या बोलती है ये हमें बताना है। लीजेंड यानी वो कथाएं होती है जो प्राचीन काल से इतिहास में व्याप्त है, दंत कथाएं जिनको हम बोल सकते हैं। तो वहां पर एक चाइनीज लीजेंड व्याप्त थी कि भाई टी जो है ना इसकी शुरुआत किसी हुई होगी कि एक बार चाइनीज एम्परर जो है ना वो ऐसे ही घूमते घूमते आसाम से जा रहे होंगे, तो उनको आदत थी कि भाई वो बॉइल वाटर पीते थे, तो एक बार ऐसे उनके लिए वाटर को बॉइल किया जा रहा था, उसी समय टी जो प्लांट है उससे कुछ टी की लीव्स गिरती है और उस पानी में चली जाती है, वो कुछ समय बाद उनको निकाल के फेंक दिया जाता है और वो पानी जो राजा है उनको पिलाया जाता है, तो वो पानी जो एक डिलीशियस फ्लेवर उनको देता है, बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद उनको देता है। और वो पूछते हैं कि इसका स्वाद जो है काहे से चेंज हुआ, तो फिर पता चलता है हो सकता है यहाँ से पत्तियां गिरी होगी, इसके कारण इसका स्वाद जो है चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से चाय जो है इसका आविष्कार हुआ था, यही हमने इस आंसर में लिखा है, लेकिन मैंने इसको काफी शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी। हमने लिखा है भाई कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड, इन चाइनीज लीजेंड के अनुसार वंस यानी एक बार सम लीव्स फ्रॉम टी प्लांट, कहां से बेटा टी प्लांट जो है ना वहां से कुछ लीव्स है वो क्या हो गई थी, गिर गई थी इनटू वाटर, इन टी प्लांट से कुछ लीव्स टूट के उस पानी के अंदर गिर जाती है,
एंड गेव, और वो देती है डिलीशियस फ्लेवर। क्या देती है बेटा? एक स्वादिष्ट फ्लेवर देती है उसको। दोस वर टी लीव्स, और वो जो गिरने वाली पत्तियां थी ना, वो कौन की थी बेटा? वो टी लीव्स। इसी प्रकार से टी जो है इसका क्या होता है? डिस्कवरी होता है। इसको एक बार और पलटी कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लिगेंड, इन चाइनीज लिगेंड के अनुसार होता है क्या है कि वंस यानी एक बार सम लीव्स यानी कुछ पत्तियां फ्रॉम ट्री प्लांट, कहां से बेटा? ट्री प्लांट की कुछ पत्तियां जो है वो फीलिंग गिर जाती है इनटू किसके अंदर बेटा? वाटर के अंदर, एंड गेव डिलीशियस फ्लेवर, और क्या देती है बेटा? डिलीशियस फ्लेवर देती है, एक स्वादिष्ट स्वाद देती है। दोज वर टी लीव्स, और वही पत्तियां क्या की थी बेटा? टी की थी। इस प्रकार से अपना टी फ्रॉम आसाम जो है ये भी फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम मिसबी द अटर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन और करवाने वाला था, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर है, तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर के साथ में कल ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ताकि सीक्वेंस अपनी टूटे ना। कैसे लगे सारे सारे क्वेश्चन आंसर? क्या आप इनको आसानी से याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? कुछ इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन आंसर बेटर लगे, हाँ सर बहुत ही बेटर है आंसर, हम आसानी से इनको याद कर पाएंगे, तो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और इस टाइप के और भी वीडियोस मैं आपको बना सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये फैल पाए और अपनी यूट्यूब फैमिली जो है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।